हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप जबरदस्त हैं और अपनी प्रैक्टिस को लगातार कर रहे हैं। उसी प्रैक्टिस में कुछ और क्वेश्चंस ऐड करने के लिए अगेन दिस वीडियो इज देयर। तो चलिए आज की क्लास में फिर से शुरुआत करते हैं अपनी प्रैक्टिस की। तो लेते हैं बिना किसी देरी के हम सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे, और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है दिस वन। सभी गाइस ध्यान से देखें। क्वेश्चन है कि विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड, है ना, विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल, देखो क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। तो क्या ये हमारी गिल्ट एंड शोरो है, द प्रिल्यूड है, एक्सकर्शन है, या फिर भाई पीटर बेल है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो सभी लोग ध्यान से बताएंगे कि इनमें से हमारा क्वेश्चन कौन सा सही हो सकता है। सभी लोगों को पता है ये जो एक्सकर्शन एंड प्रिल्यूड है ये बेसिकली रेक्लूज के लिए बनाई गई थी, है ना। तो इसमें अगर हम बात करें बी यानी द प्रिल्यूड की, ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल थी। सभी बच्चों को मैं बता दूं बेसिकली कैसे मानी गई थी। द रेक्लूज के अंडर में दो बुक्स थी, जिसमें पहली बुक थी द प्रिल्यूड और दूसरी थी द एक्सकर्शन। वर्ड्सवर्थ ने सोचा था कि भाई रेक्लूज अगर मैं लिखूंगा तो ये कम से कम कितनी होगी, 11,000 लाइन, यानी कि तीनों की तीनों 11,000 की होनी थी। द प्रिल्यूड वॉज इन 14 बुक्स, एक्सकर्शन वॉज इन 9 बुक्स। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। प्रिल्यूड का जो पहले नेम था वो था पोएम्स टू कॉलरिज। क्या था भाई, पोएम्स टू कॉलरिज। अब देखना गाइज कितने सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। पोएम्स टू कॉलरिज ये इन्होंने लिखनी शुरू की थी लगभग 1799 से, देख रहे हैं आप, और उसको वो लिखते ही चले गए। 1805 में वैसे ये कंप्लीट हो गई थी, बट इसको वो पब्लिश नहीं करा पाए। और ये पब्लिश होती है पोस्थुमसली, यानी जो विडो थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसका नाम था मैरी हचिंसन, तो ये काम हचिंसन ने किया था। और क्योंकि शेक्सपियर के साथ अच्छे संबंध नहीं रह गए थे कॉलरिज के, तो इस वजह से इसका नाम बदल दिया गया। पोएम्स टू कॉलरिज की बजाय इसको नाम दे देगा द प्रिल्यूड। और ये प्रिल्यूड उनके बचपन को शो करती है, ऑटोबायोग्राफिकल है, राइट। दूसरी बुक जो एक्सकर्शन थी ये बेसिकली क्या हुआ था कि 1814 में पब्लिश हो गई थी, वो भी टोटल कितनी 9 बुक्स में। तो प्रिल्यूड जो कि 14 बुक्स में है, हचिंसन ने पोस्थुमसली प्रोड्यूस की थी, एक तरह से पब्लिश की थी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पर्पस जो था विलियम वर्ड्सवर्थ का, दैट वाज टू सरपास द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। कौन सा वर्क था वो, पैराडाइज लॉस्ट। एक्चुअली पैराडाइज लॉस्ट लगभग लिखा गया था 10,500 लाइन्स में। अगर कहीं ये रेक्लूज वाला वर्क कंप्लीट हो जाता है, ये कम से कम उससे 3 गुना होता, लेकिन क्योंकि ये कभी पब्लिश ही नहीं हो पाया रेक्लूज वाला, बाद में 1850 में प्रिल्यूड होता है, 1814 में द एक्सकर्शन होता है, तो इस वजह से ये काम अधूरा रह गया था। तो आंसर अगर हम 01 का देखें तो गाइज ये बी बनेगा, द प्रिल्यूड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमें, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट, क्या कहते हैं, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। ये बड़ी जबरदस्त लाइन है, लेट नेचर बी योर टीचर। एक्चुअली क्या है बच्चों, हमारे पास है बुक्स, हमारी जो टीचर बनी है वो बुक्स बनी है, ये मटेरियलिटी बनी है जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, दिस मंडेन लाइफ। लेकिन वर्ड्सवर्थ कहते हैं भाई नेचर को अपना टीचर बनने दो। कौन सी है भाई, क्या ये टेबल टर्न्स है, वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड है, या फिर बच्चों ये सॉलिटरी रीपर है। तो मैं आपको बता दूं इस पोएम को, इस लाइन को हम देखते हैं द टेबल टर्न्स में, राइट। कौन सी है भाई हमारी, द टेबल्स टर्न्ड। बेसिकली यहां पे क्या होता है कि वर्ड्सवर्थ अपने दोस्त के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वो पढ़ रहा है, जम के पढ़ रहा है ना। वो कहते हैं टेबल को टर्न कर दो, यानी कि बुक्स नीचे हो जाएंगी, बिखर जाएंगे, और आप किस में पहुंच जाएंगे, आउट, एक नेचर में, क्योंकि नेचर से बेस्ट टीचर कोई भी नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे वर्ड्सवर्थ बुक्स से मना कर रहे हैं, पढ़ने से मना कर रहे हैं। वो किससे पढ़वाना चाहते हैं, नेचर से, क्योंकि वो ही बेस्ट टीचर है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पूछा है हिम, अ हिम इज,
ये हिम जो है प्यारे बच्चों, ये क्या है? अगर मैं कहूं इसको श्लोक कहते हैं या फिर इसको मंत्र कहते हैं, है ना, चैंटिंग कहते हैं, ये हेम है। तो बेसिकली हिम जो वर्ड है ये कहां से निकला, काहे के लिए है? पोएम ऑफ जॉय है, अ पोएम ऑफ लेमेंट है ना, पोएम ऑफ प्रेज है, या फिर बच्चों चर्च सॉन्ग है। तो देखो अगर मैं हिम ऑफ जॉय कहूं तो ये हमारी लिरिक बन जाएगी। लेमेंटेशन कहूं प्यारे बच्चों हमारी एलिजी बन जाएगी। प्रेज अगर मैं कहूं तो ये क्या बन जाएगा? प्रेज के लिए हमारा वर्ड क्या होगा? है ना, यूलोजी बेसिकली होता है किसी को ट्रिब्यूट करने से, है ना, इसके लिए वर्ड देखेंगे। चलो, तो चर्च सॉन्ग अगर मैं डी कहूं आपको तो 100% प्यारे बच्चों ये हमारा चर्च सॉन्ग बनेगा। तो हेम जो है वो क्या है? हमारा चर्च सॉन्ग। इसे हम चर्च सॉन्ग में रखेंगे। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू पीबी शैली, अगर पीबी शैली को देखेंगे प्यारे बच्चों तो कौन है? रोमांटिक है, रोमांटिक राइटर है। ही इज अ रोमांटिक पोएट, ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ रोमांटिसिज्म। क्या कहा इन्होंने? इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। इनका कहना है कि भाई इंटेलेक्चुअल ब्यूटी पीबी शैली के अकॉर्डिंग क्या है? क्या ये ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग है, रीजन पुशिंग अवे इमोशंस? अब देखो अगर हम रोमांटिसिज्म की बात करें, यहां पे लिखा रीजन जो है ना, हमारी जो प्रोजेक्ट सेंस है वो पुश अवे किसको कर रही है? इमोशंस को। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। द ह्यूमन माइंड एट वर्क, बच्चों वर्क में तो ह्यूमन माइंड लगा ही रहता है, वो तो नेचर की तरफ जाने की बात करते हैं। द ह्यूमन माइंड सॉल्विंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ये तो हो ही नहीं सकता। आंसर प्यारे बच्चों गया आपका ए, द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग। तो बेसिकली यहां पे ह्यूमन माइंड जो ड्रीम करता है, जो नई चीजें बुनता है, इन्वेंट करता है, इन्वेंशन करता है, उसी की बात इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से पीबी शैली ने कही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। 5 नंबर पे कहा है कि फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट। जहां तक याद है मुझे कि एक डॉक्टर थे, इनके फैमिली डॉक्टर, जिसका नाम था हेमंड। उन्हीं के अंडर में इन्होंने एपोथीकैरी का वर्क किया था। बेसिकली ही वांटेड टू बी सर्जन, तो इन्होंने उसके लिए जबरदस्त वर्क किया। लेकिन जब इनको लाइसेंस मिलने का टाइम आया तो दो चीजें इनके माइंड में थी, क्या मैं डॉक्टर बनूं या मतलब सर्जन बनूं, या फिर मैं एक पोएट बनूं। और ये यहां पे टूट चुके थे बुरी तरह से। फाइनली उन्होंने पोएट बनने का सोचा और एपोथीकैरी को छोड़ दिया था। तो बच्चों एपोथीकैरी का ही लाइसेंस इनको मिला था, वो भी किसका? एक सर्जन का। देख रहे हैं आप? तो ही जस्ट वांटेड टू बी अ सर्जन, वो एक सर्जन बनने की तरफ थे, लेकिन फाइनली उन्होंने छोड़ के वो पोएट की तरफ बढ़ गए। और भाई देखो अगले क्वेश्चन में लिखा है, जॉन कीट्स का ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स, है ना। अगर हम देखें इसमें ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो रोमांटिसिज्म से हैं, और बच्चों हमें नहीं को इसी तरह से करना है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यहां पे देखूं और इस क्वेश्चन को चेक करूं तो भाई देखो यहां पे एनीड है नंबर 1, एनीड, इलियड है, फिर हमारा ओडिसी है और फिर वल्गेट है। तो जरा सोच के बताओ कि जॉन कीट्स ने कौन सी, ये प्यारे बच्चों एनीड थी, है ना। एनीड जो वर्क है बेसिकली इसी को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। ठीक है जी। और ये कैसा वर्क है? ग्रीक वर्क है, ग्रीक एपिक है। तो भाई एनीड को ही इन्होंने ट्रांसलेट किया था। आंसर हमारा 6 नंबर का जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं फिर से जॉन कीट्स पे कि व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ। जॉन कीट्स की डेथ कैसे हुई? मलेरिया से हुई, ट्यूबरक्लोसिस से हुई, निमोनिया से हुई, या फिर प्यारे बच्चों टाइफाइड से हुई। तो ध्यान से देखोगे मैं बता दूंगा कि जॉन कीट्स की जो डेथ होती है वो प्यारे बच्चों ट्यूबरक्लोसिस से यानी टीबी से हुई। अब आप पूछेंगे टीबी इनको कैसे हुआ, तो बड़ी बात तो है कि उस समय अगर हम देखें तो इसका कोई बहुत अच्छा रेमेडी नहीं थी, एक बहुत अच्छा क्योर नहीं था, है ना। जैसा आज अगर हम देखें तो टीबी को पूरी तरह से क्योरेबल कर लिया गया है, तो एक तो नहीं था। और भाई ये इनकी एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम थी, ये इनके घर में थी, है ना, आनुवांशिक प्रॉब्लम थी कि मतलब एक के बाद एक घर के सदस्य टीबी से ग्रसित थे, सफर कर रहे थे। यानी इनके घर में लगभग सभी सदस्यों को, इनके भाई टॉम को भी ये प्रॉब्लम थी, जिसको लेके वो कहां पे रहे थे? हॉस्पिटल में। ये वही हॉस्पिटल है जहां पे उनको अपनी गर्लफ्रेंड मिली थी जिसका नाम था फैनी ब्राउनी।
और ये वही फैनी ब्राउनी है जिसने फिर इनको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से ये बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका बड़ा जबरदस्त नेम है ला बेली डेंसेम्स मर्सी। सभी बच्चों को याद होगा ला बेली डेम सेंस मर्सी, यानी ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी। ये फ्रेंच में लिखी गई इनकी पोएम है। लो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु कॉल्ड द वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज। भाई वेस्टलैंड अगर हम देखें प्यारे बच्चों, टी.एस. इलियट का बड़ा जबरदस्त वर्क है ना, 5 बुक्स में लिखा गया है टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड, राइट। लिखा है यहां पे अ म्यूजिक ऑफ आइडिया, जिसको कहा किसने है, एलन टेटे ने, जेसी रैनसम ने, आई ए रिचार्ड्स ने, या फिर प्यारे बच्चों एफ.आर. लेविस ने। तो अगर हम इन चारों को ध्यान से यहां पे देखें, इन चारों में से जो आंसर बनेगा वो प्यारे बच्चों बनेगा हमारा सी। इट इज आई ए रिचार्ड्स हु सेज और हु कॉल्ड दिस वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज। करेक्ट गाइस। सभी बच्चों को एक काम करना है कि देखना है कि इस वेस्टलैंड में जो 5 बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं वो 5 बुक्स कौन सी हैं। व्हाट द थंडर सेड, अ सरमन, है ना, एटसेट्रा। सारी की सारी आपको 5 याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट मीटर इज अ सोनेट रिटन इन। अगर हम सोनेट की बात करें जिसमें प्यारे बच्चों कितनी होती है, 14 लाइंस होती हैं, तो ये किस मीटर में होता है। स्पॉन्डाइक टेट्रामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, या फिर प्यारे बच्चों आयम्बिक ट्राईमीटर। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, सोनेट भी हमारी किस में लिखी जाती है, आयम्बिक पेंटामीटर में। बहुत जबरदस्त है। और प्यारे बच्चों अगर आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन अनराइम्ड हो जाए तो वही क्या बन जाता है, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक का मीन्स यहां पे किससे है, राइम के ना होने से। क्लियर टू एवरीवन। तो सोनेट जो कि 14 लाइंस की है वो प्यारे बच्चों आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। लो भाई आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम। अब देखो रिदम अगर हम देखें तो कई सारी रिदम्स यहां पे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रिदम बनाई गई थी हमारे एक अदर राइटर जिसका नाम दिया था स्प्रंग रिदम, है ना। तो यहां पे जो लाइक मैं स्ट्रेस और स्ट्रेस की बात करूं तो अनस्ट्रेस जो होते थे वो लाइक कैसे होते थे, इनडेफिनिट होते थे। स्प्रंग रिदम को बेसिकली इन्वेंट करने वाले थे जे हॉपकिंस। ये प्यारे बच्चों हॉपकिंस जाएंगे, ना कि टेनिसन होंगे, ब्राउनिंग होंगे, या फिर वर्ड्सवर्थ होंगे। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, ए हॉपकिंस। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले सॉरी प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलोग। प्यारे बच्चों मैंने पहले बताया आपको कि पर्टिकुलर जो हमारा ड्रामा होता है ना, प्ले होता है, इस प्ले के पहले कुछ जो लाइंस होती हैं, पेजेस होते हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर वर्क होता है एज एन इंट्रोडक्टरी, उसको हम कहते हैं प्रोलोग। और फिर एक तरह से कंक्लूजन के लिए, समझाने के लिए ऑडियंस को अगर हम यूज करते हैं तो वो कहलाता है हमारा एपिलोग। कितने बच्चे जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चे इस बात को जानते हैं। प्रोलोग, एपिलोग, बीच में ड्रामा। यहां पे इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलोग। एपिलोग किसमें है प्यारे बच्चों, ये है हमारा द टेम्पेस्ट। इस टेम्पेस्ट के एक्ट 5 में, एक्ट 5 सीन फर्स्ट में प्रोस्पेरो आता है ना। और ये बच्चों प्रोस्पेरो इस एपिलोग को बोलता है। मतलब बेसिकली मैं कहूं तो वो एक तरह से कंक्लूड करते हैं कि भाई चीजें सारी जो हमने देखी थी वो ठीक हो चुकी हैं, अब कोई भी प्रॉब्लम साथ में नहीं है, तो लेट अस गो फॉरवर्ड। वापस नेपल्स चलते हैं। देख रहे हो आप इस बात को, सब कुछ ठीक हो जाने पे वो नेपल्स के जाने की बात करते हैं। यही प्यारे बच्चों इस एपिलोग में है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, द टेम्पेस्ट। बाकी मैं बता दूं हेनरी पार्ट 1 में तो नहीं है, बट बच्चों पार्ट 2 में अगर हम बना दे तो उसमें भी एपिलोग है। लो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और दिया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। प्यारे बच्चों ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, अ काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट। क्या फिजिकल एलिमेंट है, फादर्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज डॉटर, या फिर ब्रदर्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज सिस्टर, या फिर सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर। प्यारे बच्चों ये डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक बेटे का अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, ये बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स।
इसी को हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, राइट। बेसिकली फ्रायड ने इन पे बातें की थी, और ये जो लिखा है यहाँ पे फादर्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज डॉटर, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब डॉटर का जो अट्रैक्शन होता है फादर के लिए, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हमने समझ लिया और हमने समझ लिया ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इन दोनों को ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। और फ्रायड ने इनकी बात की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि हु कोल्ड शैली, शैली को किसने कहा, क्या कहा बच्चों, अ ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। मतलब एक ब्यूटीफुल है, इनइफेक्चुअल एंजल है जो कि अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है बेकार में, जिससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है ना। मैं आपको बता दूं, पीबी शैली जबरदस्त थे, रेवोल्यूशनरी थे, है ना। तो भाई ये बात कहने वाले कोई और नहीं, हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड थे। मैथ्यू आर्नोल्ड जो कि आते हैं हमारे विक्टोरियन एज में, है ना। यही रोमांटिसिज्म के अपने पीबी शैली को ये बात कहते हैं कि ब्यूटीफुल तो है बट इनइफेक्चुअल एंजल है, जो कि बीट कर रहा है अपने विंग्स को, अपने ल्यूमिनस विंग्स को बेकार में, वॉइड में। आते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, और 14 नंबर को हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, कि शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडीज में सिर्फ हीरोइंस को लिया है, हीरोज तो उसमें है ही नहीं। बच्चों यहां पे एक बड़ी बात ये जाती है कि शेक्सपियर ने बेसिकली क्या किया है कि विमेन जो है, विमेन कैरेक्टर जो हैं, या मैं कह दूं वहां पे हीरोइंस जो हैं, उनको क्या दिखाया है, मोर मैस्कुलाइन। मतलब जितने भी आप देखेंगे उसमें ज्यादा ही मिलेंगे। लाइक हम अगर द टीमिंग ऑफ द श्रू की बात करें तो भाई वहां पे जो लड़की है कैटी, है ना, वो कैटी क्या है, मोर मैस्कुलाइन है। हाँ बाद में वो टेम हो जाती है, बट पहले तो मैस्कुलाइन है, वो ज्यादा जबरदस्त है, किसी के बस की बात नहीं है उसको सुधारना। सेम वे अदर्स को आप देख लेंगे, जितने भी वर्क्स देखेंगे, हैमलेट को देखो, ओफिलिया जबरदस्त है, या आप भाई देखें द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस में अगर हम हीरोइन को देखें तो हीरोइन भी कैसी है यहाँ पे, वो भी बच्चों जबरदस्त है ना। मतलब कैरेक्टर जो मेल है उससे ज्यादा जबरदस्त पोर्शिया निकलती है। समझ रहे हैं बात को, पोर्शिया बच्चों एंटोनियो हो चाहे बसैनियो हो, उनसे ज्यादा जबरदस्त है। तो यहां पे पूछा है कि ये बात कही किसने, कि हीरोइंस एंड नो हीरोज। प्यारे बच्चों ये कोई और नहीं थे, हमारे जॉन रस्किन। तो जॉन रस्किन ने कहा था, ऐसे समझ लो कि रसिया थे एक तरह के, ये ऐसी बात करते थे कि भाई हीरो नहीं है उसमें, हीरोइंस हैं, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ेंगे हम, और क्वेश्चन है आपका 15। द रेयरर एक्शन इन इट इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस, यानी कि जो रेयर एक्शन है वो वर्चू में है, ना कि वो वेंजियंस यानी बदले में है। वही बदला लेना ज्यादा बढ़िया नहीं है, बल्कि ज्यादा बढ़िया क्या है, वर्चू में रहना। ये लाइन अकर होती है शेक्सपियर के किस वर्क में, क्या ये हमारा हैमलेट है, किंग लियर है, द टेम्पेस्ट है, या फिर प्यारे बच्चों मर्चेंट ऑफ वेनिस है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं किंग लियर टेम्पेस्ट की बात करूं, अभी भी मैंने कहा था आपको कि एपिलोग में एक्ट 5 था, और एक्ट 5 में बच्चों क्या था, सीन फर्स्ट। इसमें प्रोस्पेरो हमारे आते हैं, और प्रोस्पेरो क्या करते हैं, वो इस लाइन को बोलते हैं। एक्चुअली यहां पे सारी चीजें ठीक हो, जिनके ब्रदर ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ मैंने गलती की थी, अब आप ही राजा होंगे, और बाकी जो भी हैं सारी चीजें सुलझ जाती हैं। तो यहां पे आके प्रोस्पेरो कहते हैं द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस, और फिर यहां पे चीजें सॉल्व हो जाती हैं, और वो नेपल्स जाने की बात भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों वो अपनी जो पावर्स होती हैं उनको छोड़ देते हैं, जो मैजिक होता है उसको छोड़ देते हैं, और सीधे कहां पहुंच जाते हैं, फिर नेपल्स। तो ये लाइंस बेसिकली इसी जगह पे अकर होती है। तो बच्चों देखो हमने अभी अभी कम से कम 15 क्वेश्चंस, और फिर इन 15 में से हर क्वेश्चन में 2-4 इंफॉर्मेशन या फिर क्वेश्चन ही आपको और ज्यादा मिले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और हाँ क्लास को लाइक करना नहीं भूलेंगे। बाय बाय।